Hello everyone, this is the third part of our chapter periodic classification of elements. This is the third video. In our earlier videos we have learnt about, in our first video we have learned about the history of periodic classification. In our second video we saw the modern periodic table, structure of modern periodic table, and in this video, this is the last video of this chapter, and in this video we will learn about some trends of properties we see in our modern periodic table, some features of our modern periodic table, some more interesting observations in our modern periodic table, which is very interesting, really interesting. And before starting today's study, you will have to do some tasks. You were also given these tasks in second video. You have to write the electronic configuration of first to 20th element from हाइड्रोजन टू कैल्शियम. आप अपने नोटबुक पर हाइड्रोजन से कैल्शियम तक जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उन सबों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लीजिए. जैसे अपने पिछले वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आपको बताया गया था, जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम 2-1, बेरिलियम 2-2, बोरन 2-3, ऐसे सोडियम 2-8-1, मैग्नीशियम 2-8-2. इस ढंग से आप 1 से 20 तक का लिख लीजिए. और इफ पॉसिबल बढ़िया रहेगा सीखने के लिए. आप उनका फर्स्ट ग्रुप के 3 कॉमन एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटासियम. 17th ग्रुप के 2 कॉमन एलिमेंट्स, फ्लोरीन, क्लोरीन. ब्रोमीन का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लिखेंगे, नहीं लिखना है आपको. 20 तक ही आपको हम कंसिडर करने के लिए कह रहे हैं. उसके बाद कोई एक पीरियड, यानी कि 2 ग्रुप हमने ले लिया, एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से. 2 ग्रुप को हम लोग एग्जामिन करेंगे. फर्स्ट ग्रुप, 17th ग्रुप. 18th हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि 18th में इनर्ट गैसेज होते हैं, दे आर नॉन रिएक्टिव. बहुत सारे फीचर को हम ऑब्जर्व करना चाहेंगे, उसके फाइंडिंग्स को अगर हम देखना चाहेंगे तो इनर्ट गैस के साथ वो पता नहीं चल पाएगा. इसलिए हम लोग लेंगे पहला ग्रुप, 17वां ग्रुप. इस 2 ग्रुप में हम थोड़ा सा फाइंडिंग्स, कुछ चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करेंगे, कुछ ऑब्जर्वेशन हम लाने की कोशिश करेंगे सामने. और एक पीरियड भी ले लेते हैं एग्जामिन करने के लिए. तो सबसे कॉमन आप सेकेंड या थर्ड कोई एक पीरियड ले सकते हैं. सपोज हमने थर्ड पीरियड ले लिया, बहुत कॉमन है. सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन, देन फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन. तो आपको करना क्या है, इन सारे एलिमेंट्स, फर्स्ट ग्रुप, 17th ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप के 3, 17th ग्रुप के 2 और थर्ड पीरियड के सारे एलिमेंट्स का अलग अलग, तीनों का अलग अलग जो ये एलिमेंट्स हैं, इन एटम्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर डायग्रामेटिक आपको बनाना है. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ. सपोज आप सोडियम का बनाएंगे तो सोडियम हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2-8-1. इट मीन्स इट हैज 3 ऑर्बिट्स. आप एक न्यूक्लियस बना देंगे. न्यूक्लियस में आपको पता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काटते रहते हैं. और ये जो इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काटते हैं इनका अपना एक ऑर्बिट होता है. उस ऑर्बिट में ही ये घूमते हैं, उससे बाहर नहीं जाते हैं. तो आपको 3 ऑर्बिट बनाना है सोडियम के लिए. फर्स्ट ऑर्बिट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड ऑर्बिट उससे थोड़ा बड़ा होगा एंड इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसकी कैपेसिटी 8 की है. एंड थर्ड ऑर्बिट इज द लास्ट ऑर्बिट इन केस ऑफ सोडियम एंड इट हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. तो ऐसा आपको एक डायग्राम बनाना है. लिथियम का बनाएंगे तो 2-1, यानी 2 ही ऑर्बिट बनेगा. फर्स्ट ऑर्बिट हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकेंड हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. इस ढंग से आप क्लोरीन का बनाएंगे 2-8-7, 3 ऑर्बिट उसमें होगा और फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 7. इस ढंग से आपको सबका डायग्राम बना लेना है. यहाँ पर एक बात मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ. ये अभी हम लोग साइज में देख लेते हैं. इतना काम कर लेने के बाद हमको इस वीडियो के हिसाब से आप खुद भी इसे पॉज कर करके और अपनी फाइंडिंग्स को निकालेंगे तो लगेगा कि रियली इट्स इंटरेस्टिंग. अब तो हम इसे आगे बढ़ाते हैं. सबसे पहले हम लोग वैलेंसी की बात करते हैं. पिछले वीडियो के लास्ट में हमने इसकी चर्चा कर दी थी. वैलेंसी किसे कहते हैं? वैलेंसी किसी भी एटम को जितना इलेक्ट्रॉन या तो लूज करना पड़ता है या गेन करना पड़ता है, वही उसकी वैलेंसी होती है।
आपको पता है कि कोई भी एटम चाहता है कि हमारा स्ट्रक्चर इनर्ट गैस की तरह का हो जाए। तो शुरुआत के कुछ एलिमेंट्स चाहते हैं कि हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हीलियम की तरह 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और बाद के सारे एटम्स चाहते हैं कि हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इनर्ट गैसेस की तरह 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, हमारे जो नियरेस्ट इनर्ट गैसेस हैं उनके तरह हमारा स्ट्रक्चर हो जाए। वो ऐसा इसलिए चाहते हैं कि जब हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो हम स्टेबल हो जाएंगे, और हर एटम चाहता है कि हमारा स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाए। और स्टेबल होने के लिए उपाय क्या है, ऑक्टेट कैसे पूरा होगा उनका, 8 इलेक्ट्रॉन कैसे उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होगा। तो इन्हें या तो इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2, 3, 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या उपाय है, या तो कहीं से ले करके इलेक्ट्रॉन 8 पूरा कर ले, या नहीं तो अगर कम इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है तो उसे लूज कर दे, किसी को दे दे, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट उसका। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं सोडियम। सोडियम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट एंड इट्स इम्पॉसिबल टू गेन 7 इलेक्ट्रॉन्स। एक ही इलेक्ट्रॉन है, 7 कौन देगा इसको, और प्रैक्टिकली ये पॉसिबल भी नहीं है। इसलिए इसके लिए आसान है, ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, तो अब इसका सेकेंड ऑर्बिट ही आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो जाएगा, हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये आयन बन जाएगा और स्टेबल हो जाएगा। मैग्नीशियम 282, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेना संभव नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है ये। एल्यूमिनियम, इट हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट and it needs 5 more electrons to complete its octet, which is impossible, and so it has to lose 3 electrons. Silicon, it has 4 electrons in its outermost orbit. It's not possible to either gain 4 electrons or to lose 4 electrons, so they normally make covalent bonds. वो न तो लूज कर सकते हैं, न गेन कर सकते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन न किसी को देंगे, न किसी से 4 इलेक्ट्रॉन को मिलेगा। 4 इलेक्ट्रॉन लेना भी मुश्किल है, इसलिए ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, शेयरिंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। फास्फोरस, अब फास्फोरस, उसके ऊपर नाइट्रोजन है। इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। 5 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया जा सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेंगे। हालांकि 3 इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ करना बड़ा मुश्किल होगा, फिर भी 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे तभी इनका काम चलेगा। उसके बाद सल्फर, ऑक्सीजन की बात है। इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 की जरूरत है, 2 कहीं से ले लेंगे। 6 किसी को देंगे तो नहीं, 6 देना नहीं है, 6 दिया नहीं जा सकता है, 2 लिया जा सकता है। 2 का जुगाड़ करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेंगे। आगे जाते हैं। क्लोरीन है 287, एक केवल इलेक्ट्रॉन घट रहा है, बड़ी आसानी से कहीं से भी मिल सकता है, मैनेज कर सकते हैं, तो उनका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो कोई भी एटम अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है इलेक्ट्रॉन को या तो लूज करके या इलेक्ट्रॉन को गेन करके। तो किसी भी एटम को जितने इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ रहा है या जितने इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ रहा है, दैट इज इट्स वैलेंसी। सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ रहा है, इसलिए उसकी वैलेंसी 1 है। कैल्शियम को 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ रहा है, इसलिए उसकी वैलेंसी 2 है। एल्यूमिनियम को 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ रहा है, इसलिए उसकी वैलेंसी 3 है। कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, हालांकि ये न तो लूज कर रहा है या न गेन कर रहा है, लेकिन उस फैमिली में, उस ग्रुप में उनकी वैलेंसी 4 है। नाइट्रोजन फास्फोरस को 3 इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ करना पड़ रहा है, इसलिए उसकी वैलेंसी 3 है। ऑक्सीजन सल्फर को 2-2 इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ करना पड़ रहा है, उसकी वैलेंसी 2 है। कैल्शियम, क्लोरीन को 1 ही इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ करना पड़ रहा है, उसकी वैलेंसी 1 है। तो किसी भी एटम को जितना इलेक्ट्रॉन या तो लूज करना पड़ता है या जितना इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ता है टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, तो उसी को उसकी वैलेंसी कहते हैं। इसके लिए हम लोग एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं। अगर आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 3, 8 - 5, 6 है तो 2,
7 है तो 1, 8 है तो 0, 0 मीन्स नो वैलेंसी, नो रिएक्टिविटी, 0 रिएक्टिविटी। ये वैलेंसी का हो गया। तो अब वैलेंसी का जरा ट्रेंड देखिए, आप किसी ग्रुप में गौर करके देखिए। यू हैव टू सी ग्रुप नंबर फर्स्ट, पहला ग्रुप, लिथियम हैज वैलेंसी 1, सोडियम हैज वैलेंसी 1, पोटासियम हैज वैलेंसी 1। पहला ग्रुप हमने देख लिया। दूसरा ग्रुप देखिए, बेरिलियम हैज वैलेंसी 2, मैग्नीशियम हैज वैलेंसी 2, कैल्शियम हैज वैलेंसी 2। तो लग रहा है एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी समान होती है। 17वां ग्रुप को जरा एक बार चेक कर लेते हैं। फ्लोरीन वैलेंसी 1, क्लोरीन वैलेंसी 1। तो पहला कंक्लूजन हो गया ऑन मूविंग डाउनवर्ड्स, सॉरी यहां डाउनवर्ड जाने की जरूरत नहीं है। ऑल द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी। बट व्हाट इज द ट्रेंड इन अ पीरियड? पीरियड में क्या ट्रेंड है? तीसरा पीरियड देखिए, सोडियम हैज वैलेंसी 1, कैल्शियम हैज वैलेंसी 2, एल्यूमिनियम हैज वैलेंसी 3, सिलिकॉन हैज वैलेंसी 4, नेक्स्ट फॉस्फोरस हैज वैलेंसी 3, सल्फर हैज 2। यहाँ पर सल्फर और फॉस्फोरस बहुत कॉमन नहीं है, इसलिए हम लोग वहां पर आप एग्जाम्पल के रूप में फॉस्फोरस के जगह पे नाइट्रोजन, सल्फर के जगह पे ऑक्सीजन ले सकते हैं। ये ज्यादा यूज्ड हैं हमारे, होते रहते हैं। क्लोरीन हैज वैलेंसी 1 और इनर्ट गैस की तो चर्चा ही, उनकी वैलेंसी 0 होती है। तो क्या देख रहे हैं ट्रेंड? ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेस टू 0। दिस इज द कंक्लूजन। दूसरी चीज पर आते हैं, साइज, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज गौर करके देखिए। पहला ग्रुप, साइज, कोई भी एटम साइज। एटम के बारे में हम मोटा मोटी इतना समझ लें कि एटम इज ए स्फेरिकल क्लाउड। एटम इज ए स्फेरिकल क्लाउड। वो बिल्कुल सॉलिड बॉल तो नहीं है, लेकिन स्फेरिकल क्लाउड का मतलब है कि उस पूरे एरिया को वो कवर किए हुए, जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, काफी स्पीड में मूव कर रहे हैं, तो पूरा सॉलिड नहीं है, लेकिन उस रेंज में आ जा रहा है वो। जैसे आपका फैन चलता है, जब चलता है तो लगता है कि पूरा का पूरा सॉलिड बॉडी उतना दूर है, उसी प्रकार। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन्स मूव इन सर्टेन सेल्स, उनका एक डेफिनिट सेल होता है। तो नॉर्मली जब हम पिक्चर ड्रॉ करते हैं तो 2 डायमेंशनल पिक्चर ड्रॉ करते हैं। तो 2 डायमेंशनल पिक्चर में हम लोग एक सर्किल बनाए, दिस इज फर्स्ट सेल, इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज सेकेंड सेल, उससे बड़ा बनाते हैं, इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज थर्ड सेल। तो इस ढंग से साइज बड़ा होता चला जाता है एटम का, लेकिन रियल में वो ऐसा नहीं है। सपोज सेंटर है न्यूक्लियस, एक ये सेल है, दूसरा सेल उस दूसरे ओरिएंटेशन में होगा, तीसरे ओरिएंटेशन में होगा। अगर हम उसको 3 डायमेंशनल इमेजिनेशन के साथ देखें तो कुछ इस ढंग का होगा। लेकिन एक चीज तो स्पष्ट है, नंबर ऑफ सेल्स अगर बढ़ते जाएंगे तो एटम का साइज भी बढ़ता चला जाएगा। जैसे लिथियम हैज 2 सेल्स, 2, 1, सोडियम हैज 3 सेल्स, 2, 8, 1, पोटेशियम हैज 4 सेल्स, 2, 8, 8, 1। ऑब्वियसली लिथियम सबसे छोटा होगा, सोडियम उससे बड़ा होगा, पोटासियम उससे बड़ा होगा। 17वां ग्रुप भी एक बार चेक कर लीजिए। फ्लोरीन हैज 2 सेल्स, 2, 7, क्लोरीन हैज 2, 8, 7, 3 सेल्स। यानी कि ये बात तो स्पष्ट हो गया, ऑन मूविंग डाउनवर्ड्स इन अ ग्रुप, साइज ऑफ एटम्स इंक्रीजेस। ऊपर से नीचे जैसे ही किसी ग्रुप में जाते हैं, साइज ऑफ एटम बढ़ता चला जाता है। अब पीरियड की बात कर लें, पीरियड की बात कर लें। हम लोग देखते हैं सोडियम 281, मैग्नीशियम 282, एल्यूमिनियम 283। तो तीनों में 3-3 सेल्स, 3-3 सेल ही है, तब तो साइज बराबर ही लगता है सबका। तो ऑलमोस्ट रहता तो साइज बराबर ही है, लेकिन एक मामूली स्लाइट डिफरेंस उसमें ऑब्जर्व किया गया है। उसका रीजन बताया यह गया है
कि सोडियम के केस में देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 11 प्रोटॉन एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 11 इलेक्ट्रॉन्स एंड 11 प्रोटॉन। इन केस ऑफ मैग्नीशियम देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 12 प्रोटॉन एंड 12 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि दोनों के चार्जेस अपोजिट हैं। एंड इन केस ऑफ एल्यूमिनियम it acts a force of attraction between 13 positively and 13 negatively charged। तो कहता है कि पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्जेस, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्जेस भी बराबर होते हैं, तो 11 पॉजिटिव और 11 निगेटिव के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, 12 पॉजिटिव और 12 निगेटिव के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और 13 पॉजिटिव और 13 निगेटिव के बीच का फोर्स अट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। फर्क क्या होता है? कहता है अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा पॉजिटिव और ज्यादा निगेटिव के बीच हो तो उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा अधिक होता है। यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन केस ऑफ सोडियम इज स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 12 इलेक्ट्रॉन एंड 12 प्रोटॉन इन मैग्नीशियम। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा साइज सिकुड़ता जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा रहेगा तो थोड़ा सा साइज तो सिकुड़ेगा ही। इसकी वजह से सोडियम से थोड़ा सा छोटा, देखने में पता नहीं चलता है, लेकिन थोड़ा सा छोटा मैग्नीशियम, उससे थोड़ा सा छोटा एल्यूमिनियम, उससे थोड़ा सा छोटा सिलिकॉन इस ढंग से होता है। तो अब एटॉमिक साइज पर बात क्लियर हो गई। ग्रुप की बात करें तो नीचे जाते हैं तो स्पष्ट रूप से बढ़ता चला जाता है साइज, और पीरियड में लेफ्ट से राइट जब जाते हैं तो साइज ऑलमोस्ट तो सेम ही रहता है, लेकिन बहुत स्लाइटली वो घटता चला जाता है। बहुत स्लाइट डिफरेंस के साथ वो तो घटता चला जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग रिएक्टिविटी। अभी हमने बताया कि रिएक्टिविटी का मतलब क्या है। कोई भी एटम जिसे इलेक्ट्रॉन लूज करना है या जिसे इलेक्ट्रॉन गेन करना है, कितनी आसानी से आइदर इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे या गेन कर दे। जिसको गेन करना है वो कितनी आसानी से गेन कर ले रहा है, और जिसको लूज करना है वो कितनी आसानी से लूज कर दे रहा है, वो उतना रिएक्टिव माना जाएगा। तो अब गौर कीजिए, एक ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटासियम 3 कॉमन एलिमेंट्स हैं। इनके एटम्स पर हम लोग चर्चा करते हैं। लिथियम 2,1, सोडियम 281, पोटासियम 2,881। एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों लूज करेगा। एक इलेक्ट्रॉन को ही लूज करने से इनका काम चल जाता है। एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, कौन ज्यादा आसानी से लूज कर सकता है? आप स्ट्रक्चर देखिए, आपने जो बना के रखा है, ड्रॉ किया है उनका स्ट्रक्चर। जो सेंटर से ज्यादा दूरी पर है उसे लूज करना ज्यादा आसान है, वो ज्यादा आसानी से लूज कर जाएगा। कोई उसे आसानी से खींच के ले जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पोटासियम ज्यादा रिएक्टिव होगा, उससे कम रिएक्टिव सोडियम होगा, और उससे भी कम रिएक्टिव आपका लिथियम होगा। मैग्नीशियम, कैल्शियम की बात करें अगर हम, तो मैग्नीशियम को भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, कैल्शियम को भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है। लेकिन मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन सेंटर के ज्यादा नजदीक है, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन सेंटर से ज्यादा दूर है, इसलिए कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से लूज हो जाएगा। इसलिए कैल्शियम की रिएक्टिविटी मैग्नीशियम से ज्यादा होगी। तो क्या फाइंडिंग निकला? ऑन मूविंग डाउनवर्ड्स रिएक्टिविटी इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउनवर्ड्स इन अ ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीजेज। लेकिन 17वां ग्रुप तो हमने चेक ही नहीं किया। 17वां को भी चेक करते हैं। दे आर इलेक्ट्रॉन गेनर, उन्हें इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो लूज नहीं कर रहे हैं, उनको लेना है। और लेगा कौन? अब फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच हम लोग देखते हैं चेक करके। फ्लोरीन हैज वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2,7 एंड कैल्शियम 2,8,7। दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। कौन ज्यादा आसानी से लेगा? सेंटर के किस ऑर्बिट में? फ्लोरीन में देखिए दूसरे ऑर्बिट को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और क्लोरीन में तीसरे ऑर्बिट को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। कौन ज्यादा आसानी से ले लेगा? जो सेंटर के ज्यादा करीब है, जो ऑर्बिट सेंटर के ज्यादा करीब है, वो ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। और इसीलिए फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव होगा क्लोरीन से। यहाँ तो उल्टा हो गया, ऊपर वाला ही ज्यादा रिएक्टिव हो गया नीचे वाला। यानी ऑन गोइंग डाउनवर्ड्स इन अ ग्रुप, ऑन गोइंग डाउनवर्ड्स इन 17th ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। ये तो उल्टा हो गया। लेफ्ट साइड में हमने देखा जो इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले हैं उनमें नीचे जाते हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ती है। जो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले हैं
उनमें नीचे जाते हैं तो एक्टिविटी घटती है। अब एक नया वर्ड सुनते हैं, समझते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपने देखा होगा कि कुछ एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, सॉरी लूज करते हैं। लेफ्ट साइड में आपने देखा होगा सोडियम वाले ग्रुप में, कैल्शियम वाले ग्रुप में, एल्यूमिनियम वाले ग्रुप में, दे लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन is electropositivity, because after losing they have positive charges now. This is electropositivity, and such species are called electropositive. Means elements in left side, like elements of group 1, group 2, group 13 are electropositive because they lose electrons, and elements of group 17, 16, 15 gain electrons and so they are electronegative. गेन करेंगे तो उन पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया प्रोटॉन के कंपैरिजन में। तो अब सवाल उठता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेटल्स एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ नॉन मेटल्स। इंटरेस्टिंग है, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं क्योंकि उनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होता है। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं बिकॉज दे हैव आइदर 5 और 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट, सो दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन को लूज करने की प्रवृत्ति ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन को गेन करने की प्रवृत्ति ऊपर से नीचे जाने पर घट रही है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को मेटालिक बिहेवियर भी तो कहा जा सकता है, बिकॉज इट इज द बिहेवियर ऑफ मेटल्स। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को नॉन मेटालिक बिहेवियर भी कह सकते हैं, बिकॉज इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इट इज द बिहेवियर ऑफ नॉन मेटल्स। तो व्हाट अबाउट द conclusion of metallic behavior and non-metallic behavior in context of our modern periodic table? Metals are on the left side and non-metals are on the right side. In left side, when we go downwards, when we move downwards in a group, electropositivity increases, it means metallic behavior increases. On right side, when we move downwards, electronegativity decreases, it means non-metallic behavior decreases. तो क्लियरली है, मेटेलिक बिहेवियर सबसे ज्यादा कहां पाया जाएगा? लेफ्ट साइड में नीचे जाने पर। नॉन मेटेलिक बिहेवियर सबसे ज्यादा कहां पाया गया? राइट साइड में ऊपर वाले एलिमेंट में। ये एक कंक्लूजन हुआ। लेकिन हमने एक चीज तो छोड़ दिया, एक पीरियड में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो हमने किया नहीं। कैसे पता चला कि लेफ्ट साइड में मेटल्स हैं और राइट साइड में नॉन मेटल्स हैं? इसलिए क्योंकि अगर हम थर्ड पीरियड को लेते हैं तो सोडियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स टू लूज, सॉरी सोडियम हैज 1 इलेक्ट्रॉन टू लूज, मैग्नीशियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स टू लूज, एल्यूमिनियम हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स टू लूज, विच इज मोर ईजियर। losing 1 electron is easier than losing 2 electron. Losing 2 electron is easier than losing 3 electrons. तो अगर हम एक पीरियड की बात करें तो सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात करें तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑब्वियसली इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, सो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज maximum in sodium in third period. Sodium has the maximum electropositivity in compared with magnesium and aluminium. Magnesium has more electropositive nature than aluminium. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो आप गौर करेंगे, क्लोरीन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन ऑक्सीजन देन सल्फर। क्यों? उसको केवल 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ऑक्सीजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 3 इलेक्ट्रॉन मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो
इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मीन्स मेटेलिक बिहेवियर लेफ्ट साइड जाने पर बढ़ता है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी नॉन मेटेलिक बिहेवियर राइट साइड जाने पर बढ़ता है। दीज आर सम फाइंडिंग्स, दीज आर सम कंक्लूजन्स। आप खुद पता देख सकते हैं इन चीज़ों को। और एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इन चीज़ों को रटते हैं, ऑन मूविंग डाउनवर्ड्स दिस डिक्रीजेस, दिस प्रॉपर्टी इंक्रीजेस। ये याद रखा जा सकता है। आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, एग्जामिनेशन हॉल में फ्रस्ट्रेशन होता है बच्चों को, वो पहले ही भूल जाएंगे इन सारी चीज़ों को, कौन घटता है कौन बढ़ता है। इसलिए ये तो याद ही नहीं रखना है क्या घटता है क्या बढ़ता है। ये हम रफ कर लेंगे, दिमाग में रफ कर सकते हैं, पेज पर रफ कर सकते हैं कि अच्छा ये है। इन तीन में पूछा गया है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम पूछा गया। साइज बताइए सबसे ज़्यादा किसका है, तो धड़ाधड़ उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। अरे तीनों में तो 3-3 ऑर्बिट है, यानी साइज लगभग सेम ही होगा। लेकिन इसमें 11-11 के बीच, इसमें 12-12 के बीच, इसमें 13-13 के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। इसलिए एल्यूमिनियम थोड़ा छोटा हो गया होगा ज़्यादा, उससे थोड़ा बड़ा होगा मैग्नीशियम, उससे थोड़ा बड़ा होगा सोडियम। निकल गया रिजल्ट, तुरंत ड्रॉ कर लेंगे। रिएक्टिविटी पूछ देगा आपको, हाँ बताइए ये रिएक्टिविटी किस में ज़्यादा है, सोडियम में या पोटासियम में। तो सोडियम को भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, पहले तुरंत बना लेंगे स्ट्रक्चर उसका रफ में। सोडियम को भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, पोटासियम को भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है। कौन ज़्यादा आसानी से लूज करेगा, सोडियम के तीसरे ऑर्बिट को लूज करना है, पोटासियम के चौथे ऑर्बिट को लूज करना है, न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर है, तो ये ज़्यादा आसानी से लूज कर लेगा, ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। खुद हमको पता कर लेना है, कहीं कुछ है ही नहीं। आप इस वीडियो को आप सुन लीजिए, बुक्स पढ़ लीजिए, पीरियोडिक टेबल आपके सामने होना चाहिए हमेशा जब भी ये चैप्टर पढ़ते हैं, और पीरियोडिक टेबल पर इन सारे फाइंडिंग्स को देखिए और आप खुद कंक्लूड करेंगे इन सारे फाइंडिंग्स को कि बिल्कुल ये तो इंटरेस्टिंग है, इसमें याद रखने की क्या बात है, याद रखना ही नहीं है। और अब चूंकि आपका ये चैप्टर समाप्त हो चुका है 3 वीडियो में, तो आप जितना भी इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनसीईआरटी में बहुत सारा प्रैक्टिस है। इसके अलावा और भी किसी ऑथेंटिक सोर्सेस से अगर आपको कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं, कुछ अच्छे सवाल मिलते हैं, तो आप उसे भी सॉल्व कीजिए। और हमें लगता है 95% चांसेस हैं, अगर आप ध्यान से इस तीनों वीडियो को देखे होंगे और उसके हिसाब से जैसा बताया गया था आपने किया होगा, तो आप 95% चांसेस है कि आपको इस चैप्टर में अब कहीं कोई परेशानी नहीं रहेगी। फिर भी अगर कोई परेशानी होगी तो हम लोग उसे क्लास में या ऑनलाइन देखेंगे। थैंक यू।